Assalamu alaikum class 8. How are you? Hope all of you are fine. So today we are going to start our lecture of chapter number 8. Chapter number 6. Chapter number 6. The name of the chapter is the establishment of Pakistan. पाकिस्तान बनने के टाइम, पाकिस्तान के क़याम के वक्त की सारी बातें कि कौन कौन से इवेंट्स जो थे वो पाकिस्तान बनने के बाद और एट द टाइम ऑफ पार्टीशन हमें फेस करने पड़े थे. ठीक है, इट्स क्वाइट अ लॉन्ग चैप्टर. तो इन आवर लास्ट क्लास वी वर एट पेज नंबर 80. हमने पेज नंबर 80 जो था उस पे छोड़ा था और पेज नंबर 80 पे देयर इज अ फैक्ट बॉक्स. इस फैक्ट बॉक्स से ऊपर हमने पढ़ लिया था. अब हमने फैक्ट बॉक्स पढ़ना था. इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि हम ये पढ़ रहे थे द प्रॉब्लम्स ऑफ अ न्यूली एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट के व्हाट वर द प्रॉब्लम्स व्हिच केम इन द वे आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, कौन कौन से एस्टेब्लिशमेंट के टाइम प्रॉब्लम्स जो थे वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो थी उसके रास्ते में आए थे. ठीक हो गया. और हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो थी उसको बहुत सारी शॉर्टेजेस थी, चीज़ें कम थी. कुछ मिनिस्टर्स जो थे वो इंस्टेड ऑफ डेस्क्स वो वुडन जो बॉक्सेस थे उसके ऊपर काम करते थे. फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन बिकॉज द स्पेशल ट्रेन्स व्हिच वर कैरिंग दोज रिकॉर्ड्स and came from Delhi to Karachi, they had burnt or derailed, तबाह हो गई थी. और मैनी हिंदूज जो थे they worked in the Indian civil services और in providing the new India with staff experienced in running a country because means के जो इंडिया था इंडिया had better experienced Hindus which had the experience of working in the Indian civil services or they had a experienced staff. और few जो मुसलमान थे did not get the experienced staff because the very fewer Muslims had the opportunity to work in the Indian civil services. और पाकिस्तान जो था वो asked British officials such as provincial governors and administrators to stay in their posts after partition. उन्होंने रिक्वेस्ट की ब्रिटिशर्स से कि वो कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में काम को कंटिन्यू करें बिकॉज वी कैन हैव द एक्सपीरियंस. ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. अब हमने पढ़ना है फैक्ट बॉक्स. टाइम वॉज टू शॉर्ट to print new postage stamps before partition. Instead, British India stamps overprinted like this were used at the time. और partition के वक्त इतना टाइम नहीं था कि हम न्यू जो आपका postage stamps थी वो पब्लिश होती, तो उसकी बजाय जो पुरानी ब्रिटिश इंडिया की स्टैम्प्स थी उन्हीं को ओवर प्रिंट करके उसके ऊपर पाकिस्तान ये बॉक्स में बना हुआ है पाकिस्तान लिखकर हमने काम चला लिया शुरू कर. उसके बाद है फाउंडिंग पाकिस्तान आर्मी. पाकिस्तान की जो आर्मी थी, पाकिस्तान की जो फौज थी उसका क्या स्टेटस था जिस वक्त पाकिस्तान जो था वो बना था. क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के टाइम पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसका स्टेटस क्या था. व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ पाकिस्तान आर्मी एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान. ये आप नीचे 8.28 पे फिगर देखें. इसमें फील्ड मार्शल जो थे एक्विन वो उस वक्त सुप्रीम कमांडर थे ओवर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एट पार्टीशन एंड फॉर 6 months 6 महीने तक उन्होंने और उसके बाद भी उन्होंने जो था वो सुप्रीम कमांडर के ओहदे पे काम किया और आर्म्ड फोर्सेस को देखते रहे, चेक करते रहे. और here he inspects the women's auxiliary corps in 1947. और वो एक दस्ता जो था औरतों की ऑक्सिलरी फौज का उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं. ऑक्सिलरी जो कॉर्प्स होती हैं ये 1942 में एक आर्मी का विंग बनाया गया, औरतों को ऑर्गेनाइज किया गया. इट वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 और
क्या किया गया, क्यों बनाया गया, एनेबल किया गया औरतों को कि वो सर्व करें इन नॉन कॉम्बैट पोजीशंस, फौज में काम करें जो कि नॉन कॉम्बैट पोजीशंस हों। जरूरी नहीं कि वो कोई हथियार ही चलाएं, और फौज में बहुत सारे काम थे जो उनको करने के लिए जो थे वो तैयार किया गया। और दिस फोर्स जो थी इसको इसलिए बनाया गया, द एम ऑफ गिविंग वुमेन ऑफ ब्रिटिश एंड इंडिया नेशनैलिटी ड्यूटीज विद द ब्रिटिश आर्मी, ताकि वो ब्रिटिश आर्मी के साथ ड्यूटीज को सर्व कर सकें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो अपनी पॉपुलेशन का वो थी। तो जो ऑक्सिलरी का मीनिंग क्या है? बेटा मैंने आपको बताया है, फौज, वो फौज जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद विमेन ऑक्सिलरी कॉर्प्स जो थे वो बनाए गए, फौज, औरतों की फौज एक तैयार की गई जो कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 बनाई गई थी, और इससे औरतों को एनेबल किया गया कि वो सर्व करें फौज में नॉन कॉम्बैट पोजीशंस में, वो पोजीशंस जो जरूरी नहीं कि तोपें ही चलानी होती हैं सबने, और भी फौज में ओके, बहुत सारे काम होते हैं, उसके लिए उनको तैयार किया गया। ठीक है। यस, अब जो ब्रिटिश थे, they considered that division of subcontinent's armed forces the most difficult aspect of partition, or when Pakistan was created, when the partition of Pakistan took place, was the most difficult task which came in the way of British government, वो क्या थी, वो थी डिवीजन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। डिवीजन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस जो थी, इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग which came in the way of Britishers at the time of the partition. सबसे मुश्किल एस्पेक्ट जो था पार्टीशन का, that was the division of armed forces, फौज को डिवाइड करना was the most difficult task for the Britishers. Or it was decided that Pakistan should receive 30% of all the military stores in the subcontinent, but despite assurance, some equipment did not arrive, or old and worn out supplies were often sent up. What was decided before the creation of Pakistan? It was decided that Pakistan should receive 30% of all the military stores. जितने भी military stores जो थे, military depots जो थे, military के जो stores थे, असला था जिनमें चीजें थी और बहुत सारी military related, वो उनका total एसेट्स का 30% जो था, इट वाज डिसाइडेड कि इट विल बी गिवन टू मुस्लिम्स, वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा इन द सब कॉन्टिनेंट। बट डिस्पाइट, मगर इस डिस्पाइट एश्योरेंस, इस चीज की एश्योरेंस दी थी ब्रिटिशर्स ने, दैट मुस्लिम्स विल गेट द 30% ऑफ ऑल द मिलिट्री एसेट्स, बट सम इक्विपमेंट, जो उन 30% में से कुछ इक्विपमेंट जो था, या तो वो डिडेंट अराइव, वो पहुंचा नहीं, और इफ इट अराइव्ड, अगर वो पहुंचा तो इट वाज टू ओल्ड टू यूज करने के लिए, वो बहुत पुराना था, या वो टूटा फूटा था, वॉर्न आउट सप्लाईज जो थी वो उनको पाकिस्तान को दे दी गई। मींस के पाकिस्तान के हिस्से में जो 30% आया, उसमें से भी जो बचा खुचा और टूटा फूटा सामान था, 30% वो पाकिस्तान के हिस्से में आया। और at partition, Pakistan took over about 150,000 army and air force troops out of a total 420,000 in the subcontinent. और at the time of the partition of Pakistan, पाकिस्तान को सिर्फ 1,50,000 आर्मी जो थी और एयरफोर्स ट्रूप्स जो थे वो दिए गए। और टोटल क्या था, किसमें से दे हैड गॉट 1,50,000, 4,20,000, मीन्स क्वार्टर भी से भी कम, 4,20,000 टोटल फोर्स जो थी, उसमें से 1,50,000 आर्मी जो थी, सिर्फ वो पाकिस्तान के हिस्से में आई। However, as there had been more Hindu than Muslim officers in the British Indian Army, और जाहिर है हम पीछे भी पढ़ते आए हैं कि हिंदू जो थे वो ज्यादा पॉपुलेशन थी, ज्यादा तादाद में थे, और जाहिर है जब when they are in a majority in the population, तो
दे जो थे ब्रिटिश आर्मी में जाहिर है हिंदू ज्यादा थे। तो पाकिस्तान न्यू मिलिट्री वाज शॉर्ट ऑफ 1500 ऑफिसर्स, सिर्फ 1500 ऑफिसर्स जो थे वो मिलिट्री में थे पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान वाज फोर्स्ड टू यूज अबाउट 500 ब्रिटिश ऑफिसर्स फॉर मोर मंथ्स। और आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान फॉर मैनी मंथ्स पाकिस्तान जो था उसको फोर्स किया गया, वो मजबूर हो गया पाकिस्तान कि वो यूज करे 500 ब्रिटिश ऑफिसर्स को आफ्टर इट्स क्रिएशन। इवन आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान जो था इट वाज फोर्स्ड, जाहिर है जब उसके पास नहीं थे तो वो मजबूर था कि वो ब्रिटिश सोल्जर्स को, ब्रिटिश आर्मी मैन को यूज करे फॉर फ्यू मंथ्स। अब ये हमारा खत्म हो गया कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो थे Yes, teacher. इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। Hello? जी बेटा। Hello? Hello? हेलो जी। उसके बाद है पाकिस्तान इकोनॉमिक वीकनेसेस। इकोनॉमिक वीकनेसेस कौन सी होती हैं? इकोनॉमिक्स होती है मईशत। मईशत क्या होती है? ऑल द मनी मैटर्स, ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जितनी भी चीजें, जितनी भी सेक्टर्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स मुल्क के होते हैं जिनसे मुल्क जो है वो अर्न करता है, अपना रेवेन्यू कलेक्ट करता है, अपने लिए पैसा जनरेट करता है, वो उसका इकोनॉमिक सेक्टर होता है। हम किसी अपनी फ्रेंड की भी बात करें या किसी अपने फैमिली मेंबर की भी बात करें तो हम बाज दफा कह देते हैं ना कि इकोनॉमिकली वो बहुत स्ट्रांग है, फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रांग है, उसके पास काफी पैसा है। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक वीकनेसेस थी वो क्या थी? इकोनॉमिकली पाकिस्तान वीक था, कमजोर था, पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग नहीं था फाइनेंशियली। तो the huge movements of people caused serious economic disruption in Pakistan. तो पाकिस्तान की जो ह्यूज मूवमेंट्स थी, बहुत बड़ा नंबर जो था वो इंडिया से पाकिस्तान आया था। और जब वो पाकिस्तान माइग्रेट किए थे इंडिया से मुसलमान, तो उनके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास कोई भी पैसा जो था वो नहीं था। वो अपना घर बार, अपनी जायदादें, अपना बिजनेस, हर चीज को इंडिया में मजबूरन छोड़ के आए थे और बेसरो सामान थे। उनके पास कोई भी अपने साथ लाने के लिए चीजें नहीं थी। और दिस मूवमेंट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान इट कॉज्ड अ सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स in Pakistan, which was a newly developed country, which was a newly born country। और वो मुल्क जो कि नया नया बना था और न्यूली बॉर्न था, उसको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब बहुत बड़ी तादाद में बेसरो सामान लोग जो थे वो पाकिस्तान के पास आने शुरू हुए। ठीक है, जाहिर है क्यों प्रॉब्लम्स हुई थी पाकिस्तान को? वजह ये थी कि वो लोग जो वहां से अपना मुल्क छोड़ के आए थे, उन्हें रहने के लिए जगह भी चाहिए थी, क्योंकि वो वहां अपने घर छोड़ आए थे। उनके पास पैसे नहीं थे खाने के लिए, उन्हें खाना भी प्रोवाइड करना था, उनके पास बिजनेस नहीं था, जॉब्स नहीं थी, बच्चों की स्कूलिंग नहीं थी, छत ने कुछ भी नहीं था। तो वो बेसरो सामान, बगैर किसी हेल्प के, बगैर किसी सामान के, बगैर किसी असिस्टेंस के पाकिस्तान आए थे। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो थी it was bound to provide all the basic necessities to its population। तो उस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो थी उसके लिए बहुत ज्यादा टफ टाइम था। It was a tough time for the government of Pakistan to accommodate, to settle down a large immigrants, large people who migrated from India to Pakistan। और ये पॉपुलेशन कौन सी थी? ये मुस्लिम पॉपुलेशन थी जो अपना सब कुछ इंडिया में छोड़ के आए थे। ठीक हो गया। अब हम फिगर 6.29 पे पढ़ते हैं। The West Punjab obtained a considerable surplus of agriculturists, weavers, potters, shoemakers and other artisans। तो जो पाकिस्तान के हिस्से में वेस्ट पंजाब आया
उसमें काफी ज्यादा तादाद में वो लोग थे जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, जो फसलें उगाते थे, फसलों पे दारोमदार था, किसान थे, वीवर्स थे जो कपड़ा बुनते थे, पोर्टर्स थे जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट करते थे, शू मेकर्स थे, जूते बनाने वाले थे, और दूसरे आर्टिसियंस थे जो हाथ से काम करते हैं, जो मैनुअल वर्क करते हैं, जो हाथों से चीजें बनाते थे, या जो किसान थे। उसकी काफी बड़ी तादाद जो थी वो मुसलमानों के हिस्से में आई थी। पाकिस्तान के हिस्से में एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की आई थी जो आर्टिसियंस थे, जो हाथ से काम करते थे, ठीक है। और इट लॉस्ट ऑन द अदर हैंड, और ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान को क्या सफर करना पड़ा? व्हाट डिड पाकिस्तान लूज? पाकिस्तान लॉस्ट probably 80% of its traders and 90% of the sweepers. अब पाकिस्तान के को क्या नहीं मिला? जो ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, वो 80% जो थे वो इंडिया के पास चले गए, और 90% जो स्वीपर्स थे वो भी इंडिया के पास चले गए। हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर सैनिटेशन? और स्वीपर्स क्यों जरूरी होते हैं? वो जाहिर है सफाई के लिए है, आपकी सैनिटेशन के लिए जरूरी होते हैं, आपका पानी ना खड़ा हो, बारिशों का सारा क्लियर हो, सफाई हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो रोल प्ले करते हैं। तो वो सारे इंडिया के पास चले गए। In the market towns, it was impossible for the peasants to sell his crops because the Hindu wholesalers had left in the cities. अच्छा, अब क्या प्रॉब्लम पाकिस्तानीज को फेस करनी पड़ी टाउन्स में कि वो उन जो किसान थे उनके लिए ये इम्पॉसिबल हो गया कि वो अपनी प्रोडक्ट जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे, जो कि एग्रीकल्चरिस्ट थे जो पाकिस्तान के हिस्से में आए थे, दे वर प्रोड्यूसिंग देयर क्रॉप्स, वो अपनी क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे थे, और वो क्रॉप्स जो थी उनको जाहिर है बेचना भी तो था ना, सारी अपने पास तो नहीं रख छोड़नी थी। तो उनको बेचना जो था वो मुसलमान जो ट्रेडर्स थे उनके लिए बहुत ज्यादा टफ हो गया था, क्योंकि सारे जो बिजनेसमैन थे, सारे जो हिंदू होल सेलर्स थे, जो बल्क में होल सेलर होता है जो आपसे बाय करता है, आपकी परचेज, आपकी प्रोडक्ट को इकट्ठा बल्क में ज्यादा तादाद में एक एक करके नहीं खरीदता, बल्कि इकट्ठी चीजें खरीद लेता है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग होते हैं वो थोड़ी थोड़ी करके चीजें नहीं बेचते, बल्कि अपनी प्रोडक्ट को होल सेलर्स को बेचते हैं ताकि वो आगे मार्केट में पहुंचाएं। तो वो सारे जो थे वो हिंदूज थे, और वो जाहिर है वहीं रह गए थे इंडिया में। और इन द सिटीज, और शहरों में क्या मुश्किलात पैदा हुई पाकिस्तान को? जो बैंक्स थे दे वर क्लोज्ड, वो बंद हो गए, बिकॉज अकाउंटेंट्स एंड क्लर्क्स हैड ऑलमोस्ट ऑल बीन हिंदूज, बिकॉज ऑल द क्लर्क्स एंड ऑल द अकाउंटेंट्स वर हिंदूज। So all the banks were closed because Hindus जो थे they migrated to India from the Pakistan. और West Pakistan estimates that it lost 70% of its nurses at partition. और एक बहुत बड़ा huge loss जो था वो पाकिस्तान को और ज्यादा फेस करना पड़ा, because 75% of the nurses जो थी at the time of partition वो इंडिया के पास चली गई। इंडिया जो था उसके पास जितनी टोटल नर्सेस थी उनकी अगर 100 थी ना, तो उसमें से 75 जो थी वो इट लेफ्ट टू इंडिया, वो इंडिया में रह गए, ठीक है। From the Making of Pakistan by Richard Simon, written in 1951। और ये रिचर्ड सिमन जो था उसने अपनी तहकीक जो है वो ये लिखी, ठीक हो गया। Because the British had ruled the subcontinent as a whole, the region developed in an unbalanced way। अब ये हुआ कि जो हमारा रीजन था जिसमें हम रह रहे थे, वो चूंकि सब कॉन्टिनेंट जिसे हम कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट जो था वो चूंकि ब्रिटिशर्स के अंडर था, इट वाज अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने
बहुत ही अनबैलेंस्ड वे में सब कॉन्टिनेंट को डेवलप किया। मींस कि हर चीज जो थी, हर खिता जो था, हर पोर्शन जो था, वो एक ही तरह से डेवलप नहीं था। ये नहीं था कि अगर 4 फसलें वेस्ट में हैं तो 4 ही ईस्ट में हैं। अगर 4 दरिया ईस्ट में बह रहे हैं तो 4 ही हम कोशिश करेंगे कि वेस्ट में भी हमारी पानी का फ्लो हो। अगर 4 फैक्ट्रियां हमने वेस्ट में बनाई हैं तो 4 ही हम ईस्ट में बनाएंगे। इस तरह डेवलप नहीं हुआ था। इट वाज डेवलप्ड इन अनबैलेंस्ड वे। कहीं एक फैक्ट्री थी तो कहीं 4 थी, कहीं 2 मिलें थी तो कहीं 6 थी। ठीक है, अनबैलेंस्ड वे में डेवलप हुआ था। और जो वेस्ट पाकिस्तान रीजन था, जो पाकिस्तान के पास आया था, कंटेनिंग दी पंजाब, जिसमें पंजाब भी है, वो ब्रेड बास्केट जो थी वो सब कॉन्टिनेंट की कंसिडर की जाती थी। ब्रेड बास्केट होता है जिससे आप अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जिससे जो आपके लिए खाने की बास्केट होती है, जो आपके लिए फूड प्रोवाइड करता है। तो वो पोर्शन जो आपके लिए फसलें उगाता था, आपकी एग्रीकल्चरल नेसेसिटीज को पूरा करता था, वो आपका वेस्ट पाकिस्तान था, जिसे हम ब्रेड बास्केट बोलते थे सब कॉन्टिनेंट की। और इट वाज इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड और इकोनॉमिकली फाइनेंशियली ये पोर्शन जो था वेस्ट पाकिस्तान का, पंजाब का रीजन जो कि ब्रेड बास्केट कंसिडर होता था, ये अंडर डेवलप्ड था, ये पूरी तरह डेवलप नहीं था। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज वर पुअर और most of the Pakistanis, most of the Muslims were very poor, बहुत गरीब थे। और about 90% lived in rural areas and all from our population about 90% of the people, जितनी भी हमारे पास population आई थी उसमें से 90% जो थी वो गाँव में रहती थी, वो देहात में रहती थी, villages में रहती थी। और पाकिस्तान मेन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ले इन द एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन। और पाकिस्तान की जो मेन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी, मेन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी, वो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन में थी। मींस के पाकिस्तान के पास कोई मिलें नहीं थी, कोई फैक्ट्रीज नहीं थी, कोई बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं थे, कोई मशीनरी नहीं थी, कोई और चीजें हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, बल्कि पाकिस्तान सिर्फ ज्यादा क्या प्रोड्यूस कर रहा था, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहा था। और हम अपनी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ के लिए डिपेंडेंट थे अपॉन आवर फूड प्रोडक्शन। हम फूड प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट थे इकोनॉमिकली। फॉर एग्जाम्पल द राइस क्रॉप्स ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जो कि ईस्ट पाकिस्तान था, उसकी जो चावल की फसल थी उस पे हम डिपेंडेंट थे। द ग्रेन क्रॉप्स इन द पंजाब, और पंजाब में जो ग्रेन क्रॉप्स थी जिस तरह वीट वगैरह जो थे वो उस पे हम डिपेंडेंट थे। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान जो था, जो कि अब बांग्लादेश है और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, वो ईस्ट पाकिस्तान था, वो वहां पर चावल ज्यादा उगता था। और वेस्ट पाकिस्तान जो हमारे पास है उसमें वीट वगैरह, कॉटन वगैरह ज्यादा उगती थी। ठीक है, और इधर कॉटन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स पाकिस्तान के पास ज्यादा थे कि इंडिया? पाकिस्तान के पास में था। आपको बताया नहीं कि ब्रेड बास्केट थी, वो यस। सब कॉन्टिनेंट के लिए कंसिडर की जाती थी एज ए ब्रेड बास्केट। तो ब्रेड बास्केट कौन सी होती है, जो आप खाते हैं, तो डिपेंडेंट था ओके पाकिस्तान उसके ऊपर। ठीक है, ओके। और जो कॉटन और लाइव स्टॉक था वो सिंध उसके ऊपर डिपेंडेंट था। सो बिकॉज द डिविजन हैज बीन मेड ऑन रिलीजियस लाइंस रादर देन इकोनॉमिक वंस। अब जो डिविजन हुई थी पाकिस्तान की, वो इकोनॉमिकली नहीं हुई थी बल्कि रिलीजियस पॉइंट्स पर हुई थी, रिलीजियस लाइंस पर हुई थी। मींस हमने ये देखा था कि किस रीजन में मुसलमान ज्यादा हैं और किस रीजन में हिंदू ज्यादा हैं। तो इन बेसिस के ऊपर हमारी डिवीजन हुई थी। हमारी डिवीजन इस बेस पर नहीं हुई थी कि कौन सा पोर्शन जो है सब कॉन्टिनेंट का वहां मिलें ज्यादा है, कौन सा पोर्शन जो है उसमें फसलें ज्यादा हैं, कौन से पोर्शन में बिजनेस ज्यादा है। इन लाइंस पर हमारी डिवीजन नहीं हुई थी, बल्कि हमारी डिवीजन हुई थी रिलीजियस लाइंस के ऊपर कि कौन से एरियाज जो हैं वो मेजॉरिटी जो है वहाँ हिंदूज की है, वो इंडिया के पास जाएंगे, और कौन से डिवीजन जो एरियाज हैं, रीजन्स हैं, उसमें मुसलमानों की मेजॉरिटी है, वो मुसलमानों के पास जाएंगे। ठीक हो गया?
तो partition left Pakistan with little to help its industrial development and prospects seemed rather bleak. तो हमारे डेवलपमेंट के जो प्रोस्पेक्ट्स थे वो बहुत ज्यादा ब्लीक थे. ब्लीक होता है डार्क, डल, ग्लूमी, जो बिल्कुल डार्क थे, ग्रे थे. और पार्टीशन जो थी उसने पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो थी उसमें, उसकी डेवलपमेंट में बहुत ही कम चांसेस थे क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल द सब कॉन्टिनेंट्स मेजर पोर्ट्स, जो मेजर पोर्ट्स थे जहां सामान वगैरह आता था जिससे हमारी बिजनेस फ्लरिश करती थी, वो कलकत्ता में थी, बॉम्बे में थी और मद्रास में थी. और एज वेल एज इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एरियाज जो थे वो तमाम इंडिया के पास चले गए. ठीक है, हमारे पोर्ट्स भी और इंडस्ट्रियल जो एरियाज थे वो तमाम इंडिया के पास रह गए थे. फिर पाकिस्तान रिसीव ओनली 10% ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स इंडस्ट्री, और पाकिस्तान गॉट ओनली 10%. अगर इफ सब कॉन्टिनेंट हैड 100 इंडस्ट्रीज तो पाकिस्तान गॉट ओनली 10. तो 10% ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स इंडस्ट्री जो थी वो आई इन कंट्रोल ऑफ मुस्लिम्स, और 5% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल आउटपुट और 10% ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स जो थे वो पाकिस्तान के पास आए. और सिर्फ 5% जो इलेक्ट्रिकल हमारी आउटपुट थी जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर रहे थे वो 5% पाकिस्तान के पास आई. और 10% हमारे मिनरल डिपॉजिट्स जो थे, जो हमारी मादनियात के डिपॉजिट्स थे वो हमारे पास आए. बाकी सारा जो था वो लेफ्ट विद इंडिया. फिर है a large area of West Pakistan got its electricity from the Mandi hydroelectric works now in India. और हमारा वेस्ट पंजाब जो था उसका लार्ज एरिया जो था इट गॉट इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मंडी हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्क्स जो कि इंडिया में थे और अब वो इंडिया के पास रह गए थे. सो वी वर रनिंग शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Nearly 70% of the world's jute was grown in East India, but partition placed the subcontinent's jute 111 mills in India, leaving Pakistan unable to process its products. और तकरीबन दुनिया का जितना भी जूट प्रोड्यूस हो रहा था सब कॉन्टिनेंट में, वो उसका 70% जो था वो ईस्ट पाकिस्तान में बन रहा था. पूरी दुनिया में जितना जूट है उसका 70% जो है वो इंडिया में ईस्ट पाकिस्तान में था, जो अब बांग्लादेश है. तो पाकिस्तान जो जब पार्टीशन हुई तो सब कॉन्टिनेंट की 111 मिल्स जो थी वो इंडिया में थी, और पाकिस्तान को जो भी कुछ मिला वो पाकिस्तान वॉज अनएबल टू प्रोसेस द प्रोडक्ट्स. और वो जो बेसिक चीजें, जूट इज कंसिडर्ड टू बी द इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द production of new things, for the production of industrial products. तो पाकिस्तान जो था उसके पास बहुत ज्यादा जूट के एज अ रॉ मटेरियल उसमें कमी हो. ठीक है, उसके बाद फिगर आप देखो 6.30. बेटा टर्न योर पेज, आई एम ऑल्सो गोइंग टू टर्न माई पेज. Hello. ठीक हो गया बेटा. उसके बाद है जी डेवलपिंग पाकिस्तान इंडस्ट्री. अब पाकिस्तान की इंडस्ट्री हाउ डिड इट डेवलप, किस तरह वो डेवलप की. इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज क्लियरली एन अर्जेंट मैटर एंड द न्यू गवर्नमेंट अनाउंस्ड सेवरल मेजर्स. अब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी मीन्स टू मेक Pakistan a established country, to make Pakistan a developed country, to make Pakistan a progressive country, to make Pakistan a wealthy country, strong country economically, ताकि लोग जो थे वो prosperous हों, economically grow करें. जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फेस करना पड़ रहा था. और वो एक बहुत ज्यादा क्लियर मैटर था, वो एक बहुत ज्यादा क्लियर मैटर था पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए. और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपनी एक सेवरल मेजर्स जो थे, बहुत सारी मेजर्स जो थे वो अनाउंस किए थे. सो 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वॉज ओपन. ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वॉज ओपन
1948 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खोला गया, इंटेंडेड टू हेल्प डेवलप द इकोनॉमी। और क्या उसके पीछे रीजन था? उसके पीछे रीजन ये था कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डेवलप करें, तरक्की दें। फिर फैक्ट्रीज वर टू सेट अप टू मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम होम ग्रोन रॉ मटेरियल, जूट एंड कॉटन बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और हमारे अपने मुल्क में जो भी रॉ मटेरियल ग्रो हो रहा था, वेदर इट बी कॉटन, वेदर इट बी जूट, उससे हम अपनी फैक्ट्रीज को जो है वो चलाएं, उससे चीज़ों को मैन्युफैक्चर करें। इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया गया। फिर गवर्नमेंट रन इंडस्ट्रीज वर सेट अप टू प्रोड्यूस आर्म्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड टेक्निकल इक्विपमेंट। फिर फैक्ट्रीज जो थी उनको बनाया गया ताकि मैन्युफैक्चर किया जा सके अपने आर्म्स को, अपने लिए असलह को। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो थी, जो पानी से बिजली प्रोड्यूस करने के प्लांट्स थे, वो ज़्यादा बनाए गए, वो ज़्यादा लगाए गए पावर प्लांट्स। और टेक्निकल इक्विपमेंट्स जो थे, जो टेक्निकली आपकी जो इंडस्ट्री है उसको फ्लरिश करने में काम आते हैं, वो बनाने पर स्ट्रेस किया गया। फिर प्राइवेट कंपनीज वर एनकरेज। और फिर मुल्क में जो प्राइवेट कंपनीज थी, जो कि लोग प्राइवेटली लगा रहे थे, उनको लगाने के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया गया कि लोग अपना सरमाया, पैसा, कैपिटल जो है वो प्राइवेट लेवल पर इस्तेमाल करें। और फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी वेलकम किया गया कि वो लोग जो बाहर के मुल्कों से अपना पाकिस्तानी जो थे वो, या नॉन मुस्लिम्स जो थे वो भी अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते थे दूसरे मुल्कों से, तो उनको भी बहुत ज्यादा वेलकम किया गया। सो ऑन तब तक कायदे आजम जिंदा थे? अभी तो जिंदा थे ना शुरू में। अब हम पढ़ने लगे हैं कि कायदे आजम पाकिस्तान बनने के फौरन बाद 1948 में वो उनकी डेथ हो गई थी। ओके। और टीचर एक और बात पूछनी है। ये पाकिस्तान का एक पार्ट जो था वो पहले बांग्लादेश भी था, तो वो कैसे, किस तरह लागू हो गया? बेटा जी, वो हमारे पास था 1970 में। जो बंगालीज थे वो कहते थे कि हमें मुल्क में सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती पॉलिटिकली। आपका वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमेशा वेस्ट पाकिस्तान से होता है, हम लोग निगलेक्ट होते हैं, जबकि हम लोग ज्यादा इकोनॉमिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। चावल हमारा प्रोड्यूस होता है, जूट हमारी प्रोड्यूस होती है, तो मुल्क की इकोनॉमी में वी आर प्लेइंग अ मेजर रोल। लेकिन मुल्क का जो पॉलिटिकल सेटअप है, जो मुल्क की गवर्नमेंट है, वो हमारे रीजन से क्यों नहीं होती, वो हमेशा वेस्ट पाकिस्तान से क्यों होती है? ठीक है, तो हमेशा प्रेसिडेंट जो था वो वेस्ट पाकिस्तान का होता था। और फिर एक और बहुत इम्पोर्टेंट रोल जिस चीज ने प्ले किया वो ये था कि इंडिया जो था उसने इंटरवेंशन की, उसने अपनी मिलिट्री सपोर्ट जो थी वो बंगालियों को दी, और बंगालियों को फोर्स किया कि वो मुसलमानों से अलग हो जाएं। और सिर्फ फोर्स नहीं किया बल्कि बंगालियों की हेल्प भी की कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाएं, क्योंकि वो पाकिस्तान को देखना ही नहीं चाहते थे प्रॉस्परस। उसके बाद ऑन सितंबर 11, 1948 कायदे आजम डाइड इन कराची एज्ड 71। ठीक है, 71 years ऑफ एज जो थी कायदे आजम की थी व्हेन ही डाइड इन 1948 ऑन 11 सितंबर। सो पाकिस्तान जस्ट अ ईयर ओल्ड, पाकिस्तान को बने सिर्फ एक साल हुआ था, और पाकिस्तान हैड लॉस्ट द फादर ऑफ द नेशन। कायदे आजम को मुल्क का फादर कहा जाता था, बाप कहा जाता था। और कायदे आजम ने, पाकिस्तान ने अपने बनने के सिर्फ एक साल बाद अपने फादर को, कायदे आजम को, बाप को लूज कर दिया। ठीक है, नाउ हु वुड लीड पाकिस्तान? अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो गया कि कायदे आजम के बाद कौन ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान को लीड कर सके, जो पाकिस्तान को गवर्न कर सके, जो पाकिस्तान को लेके आगे चल सकेगा। तो लियाकत अली खान जो थे उस वक्त, वो दूसरा बंदा था जो कायदे आजम के बाद लोगों को नजर आता था हु कुड लीड दी पाकिस्तान। So Liaquat Ali Khan had been educated at Aligarh University and Oxford University in England. तो लियाकत अली खान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, फिर इंग्लैंड की
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे. एज ही वॉज ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, इट सीम्ड नेचुरल दैट ही शुड टेक द लीड. और इट वॉज नेचुरल, ये एक डिसाइडेड फैक्ट था कि कायदे आजम के बाद पाकिस्तान को जो है वो लीड करेंगे लियाकत अली खान. ठीक है. ही वॉज कॉल्ड द कायदे मिल्लत, और उनको कायदे मिल्लत कहा जाता है, उनको कायदे मिल्लत का खिताब दिया गया, लीडर ऑफ द नेशन. और कायदे मिल्लत का क्या मतलब है? कायद होता है लीड करना. कायदे आजम, सो कायदे मिल्लत लीडर ऑफ द नेशन, कौम का लीडर. Qaid Azam was a moderate politician who believed that the state system should be based on parliament and democracy. और लियाकत अली खान जो थे, he was a very moderate politician. वो बहुत जनूनी पॉलिटिशियन नहीं थे, मॉडरेट थे, ना बहुत एक्सट्रीम पे जाते थे ना बहुत नीचे आते थे, बल्कि दरमियाने दर्जे में रहते थे. और वो यकीन रखते थे कि मुल्क का जो निज़ाम है, मुल्क की जो हमारे स्टेट का सिस्टम है, उसको बेस होना चाहिए पार्लियामेंट के डिसीजंस के ऊपर और डेमोक्रेसी के ऊपर. जबर नहीं होना चाहिए, जबरन हमें गवर्न नहीं करना चाहिए मुल्क को. बट ड्यूरिंग हिज टाइम इन ऑफिस पाकिस्तान रिमेन्ड अनस्टेबल एज इट स्ट्रगल टू बिकम स्टेब्लिश्ड. लेकिन जितनी देर भी वो गवर्नमेंट में रहे, जितनी देर भी उन्होंने हुकूमत चलाई, पाकिस्तान did not grow well, Pakistan did not established, Pakistan did not got strong, बिकॉज ये दौर जो था पाकिस्तान की स्ट्रगल का दौर था और पाकिस्तान अनस्टेबल रहा थ्रू आउट हिज रेन. उसकी जो दौरे हुकूमत थी उसमें पाकिस्तान जो था वो स्टेब्लिश ना हो सका, पाकिस्तान अनस्टेबल रहा, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो सकी और पाकिस्तान जो था वो इसी तरह स्लो पेस पे चलता रहा. नाउ बच्चों, इट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. इंशाल्लाह tomorrow we will continue from the same chapter. Till then, Allah Hafiz.